नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में चर्चा परिचर्चा चल रही है। प्रवक्ता संवर्ग 2024-25 से महत्वपूर्ण जितना भी आपका सिलेबस बाय सिलेबस हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में चर्चा परिचर्चा की, उसके बाद हमने 2014 का जो क्या था आपका लेक्चरार का प्रवक्ता संवर्ग का जो आपका स्क्रीनिंग का जो क्या था, स्क्रीनिंग का जो आपका एग्जाम था, उसके बारे में हम विथ एक्सप्लेन हमने चर्चा परिचर्चा की थी। और उसके बाद हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जो समस्याएं थी उसके बारे में चर्चा परिचर्चा किया। आज हमारा पहला टॉपिक है क्या, विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसे राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण आपका क्या होगा, आपके लिए प्रश्न बनाएगा आयोग यूकेपीएससी, उन सभी की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी, जुड़ना है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि आपने कितना सीखा, कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो विश्वविद्यालय आयोग है, इसे ही क्या, इसे राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा था। देखो, अगर 1948 से 49 में विश्वविद्यालय आयोग आता है, तो उससे पहले 1948 में कौन सी समिति आती है, ताराचंद समिति आती है। ताराचंद समिति आती है तो ताराचंद समिति ने शिक्षा से संबंधित अपने क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे। और उन सुझावों में जो क्या थी, समस्याएं थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। देखो, भारतीय जनता उच्च शिक्षा के स्तर से असंतुष्ट थी, क्योंकि यह शिक्षा देश की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल थी। देखो, भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो जनता थी, हमारे भारत में जो लोग थे, वो क्या थे, यहाँ के जो शिक्षा का स्तर था, भारत का जो शिक्षा का स्तर था, इससे वो क्या थे, खुश नहीं थे। वो क्या थे, असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि जिस समय वो शिक्षा चल रही थी, उस समय जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी, उसे शिक्षा क्या नहीं कर पा रही थी, पूरी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, शिक्षा उस लेवल की नहीं थी कि उस समय की आवश्यकताओं को ये शिक्षा क्या कर सके, पूरी कर सके। उस समय ये असफल रही। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, छात्रों द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करके उपाधियां प्राप्त करना रह गया था। उस समय की जो शिक्षा थी, देखो, वो तत्कालीन आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर पा रही थी। उस समय की शिक्षा किस बेस पे अटक गई थी, किस बेस पे रही थी, कि एकमात्र उद्देश्य क्या था, छात्रों द्वारा परीक्षाएं देना, उत्तीर्ण करना और उपाधियां प्राप्त करना। ठीक है, अनुभव लेना नहीं, एक्सपीरियंस लेना नहीं, सीखना नहीं, मात्र क्या, परीक्षा उन्हें उत्तीर्ण करना है और उपाधियां उन्होंने क्या करना है, धारण करनी है, ग्रहण करनी है। तब उस समय की शिक्षा क्या थी, असफल रही थी। अतः उपयुक्त दोषों का निवारण करने हेतु स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्संगठन करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तथा क्या, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, एडवाइजरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। तो आइए अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, राधाकृष्णन कमीशन से। तो सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवंबर 1948 ईस्वी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। पहला पॉइंट आपका, आपसे अगर पूछेगा, स्टेटमेंट बना के पूछेगा या आपको मिलान करो में दे देगा, कि देखो दे देगा राधाकृष्णन आयोग, मुदायलर कमीशन, कोठारी आयोग, शिक्षा नीति, और दूसरी साइड आपको क्या देगा, ईयर दे देगा। तो ठीक है, तो देखो, उस समय की शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो सबसे पहले ताराचंद समिति आती है 1939 में, उसकी कमियों को दूर करता है कौन, अपना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग करता है, राधाकृष्णन कमीशन करता है, जिसकी स्थापना गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, अपने आप में एक महान हस्ती हैं, वही इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। सचिव पूछेगा तो सचिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन थे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत इसके क्या थे, विद्यालय आयोग। या आपका क्या, आपका पूछेगा क्या, शिक्षा, या आपसे पूछेगा
क्या पूछेगा बताओ मुझे। राधा कृष्णन कमीशन, इसके अध्यक्ष तो थे राधा कृष्णन जी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे निर्मल कुमार सिद्धांत, इसके क्या थे? सचिव थे। इंपॉर्टेंट है निर्मल कुमार, वो सचिव भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डॉन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय से ये क्या थे? संबंधित थे। आयोग के अन्य मुख्य सदस्यों की बात करें, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, अपने आप में महान क्या है? हस्ती है, आप सभी इनसे परिचित हैं। उप कुलपति, ठीक है, कहाँ के? बताओ मुझे। उप कुलपति थे कहाँ के? मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार कहाँ के? आपको मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे? ये कुलपति थे, उप कुलपति थे। तो इन्हीं के उसमें बाद में मुदालियार आयोग का गठन किया जाता है, हम उसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। और डॉक्टर ऑथर मार्गेन हो गए, ये कौन थे? प्रेसिडेंट कम्युनिटी सर्विस के या सदस्य थे। डॉक्टर जेम्स एम डब थे, उप कुलपति के थे, कहाँ के? बताओ मुझे। डरहम विश्वविद्यालय के। वो डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, कलकत्ता विश्वविद्यालय के, ये इसके क्या थे? अन्य इतने सदस्य थे, ठीक है। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या की थी? प्रश्नावली तैयार की, ठीक है। जो विश्वविद्यालय आयोग है, इसने क्या क्या शिक्षा के संबंध में क्या क्या विचार ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इनमें नई नीतियां ला सकते हैं, किस प्रकार भारतीय शिक्षा को अच्छे स्तर तक पहुंचाई जाए, जो तत्कालीन क्या कर सके, शिक्षा के संबंधित समस्याओं को क्या कर सके? समाप्त कर सके। और तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए ये शिक्षा क्या हो? प्रभावी हो। तो उसको, उस शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए इसने क्या? प्रश्नावली साक्षात्कार की सूचनाएं संकलित की और उनका विश्लेषण करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन के विभिन्न पक्षों में, जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य हो गए, अध्यापकों की सेवा शर्तें हो गई, शिक्षा के स्तर हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गया, तथा छात्र कल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में किसने? विश्वविद्यालय आयोग ने अनेक सुझाव इसने दिए थे। आयोग की नियुक्ति की बात करें, उद्देश्य क्या थे, इसके कार्य क्षेत्र क्या थे, इंपोर्टेंट होता, तो इसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, आयोग की नियुक्ति का जो उद्देश्य था वो क्या था? स्वयं आयोग के शब्दों में भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। देखो, ये इसी के शब्दों में है, किसका? जो क्या था? विश्वविद्यालय आयोग था, राधाकृष्णन कमीशन था, इसी के शब्दों में इसने बोला कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो क्या तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं को क्या कर सके? पूरी कर सके, उनके अनुरूप से बन सके और उच्च शिक्षा का निर्माण कर सके। जो ऐसी शिक्षा हमें क्या करना है? ऐसी शिक्षा हमें बनानी है। आयोग का कार्यक्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था। इसे इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से बताया जा सकता है। महत्वपूर्ण इसे क्या है? इसके जो क्या थे? विश्वविद्यालय आयोग के क्या थे? जो कमीशन, राधाकृष्णन कमेटी थी, इसने क्या क्या कमियों को दूर किया? तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें व्याप्त कमियों को क्या किया? उनके दोषों को दूर किया, उसका पता लगाया। इसके प्रशासन व वित्त के बारे में सुझाव दिया। इसने क्या? जो प्रशासन था उसका वित्त कैसा होना चाहिए, कहाँ से उसका फाइनेंस की व्यवस्था करनी है, उसका प्रशासन, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे बताओ? मॉनिटर करेंगे। उसका प्रशासन कैसा होगा, वित्त उसमें किस प्रकार का वित्त, कहाँ कितना वित्त खर्च किया जाएगा, क्या इनकम रहेगी, क्या इन्वेस्ट रहेगा, इसका सुझाव दिया था। संबंध महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के बारे में तथा इनमें शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में उन्नयन हेतु सुझाव देना। विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं विधान के संबंध में पुनर्गठन हेतु इनसे आवश्यक जो परिवर्तन लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं उच्च शिक्षा के उद्देश्य को क्या करना था? निश्चित करना तथा पाठ्यचर्या में सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाना और उसके लिए उपाय बताना। और उच्च शिक्षा में शिक्षा की अवधि हो गया, माध्यम हो गया, ठीक है, माध्यम की समस्या होगी, पाठ्यक्रम हो गया, पर अपनी सहमति देना, इसका क्या था? उद्देश्य थे। उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति हो गया, उनका वेतनमान हो गया, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी सेवा शर्तें होगी, इनके संबंध में सुझाव दिया, ठीक है। जो उच्च शिक्षा है उसमें एक अध्यापक की, प्राध्यापक की नियुक्ति होगी, तो उसकी नियुक्ति होने की क्या क्या प्रोसेस होगी, ठीक है। उसकी नियुक्ति किस आधार पर किया जाए, ठीक है, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसे कितना वेतन मिलना चाहिए, उसकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, ऐसे इसने सुझाव दिए थे।
छात्रों में जो फैली अनुशासनहीनता को दूर करना और उनके उपाय को खोजना। ठीक है, छात्रों के कल्याण हेतु ये योजना प्रस्तुत करना और छात्रों के अनुशासन, छात्रावास हो गए, ठीक है, उप कक्षा कार्य हो गए आदि का संयोजन करना, इसके क्या थे, इसने प्रमुख अपने सुझाव दिए थे। सारांशतः आयोग को नियुक्त का उद्देश्य विश्वविद्यालय के लिए सुझाव देना था और आयोग ने इन कार्यों को 1 वर्ष में कम शिक्षा के सभी भागों का अध्ययन करने और उनमें सुधार करने के समय के साथ समाप्त कर दिया और 25 अगस्त सन 1949 को अपना प्रतिवेदन इसने कहाँ दिया, सरकार को दिया था। ठीक है, मुझे आप बताएंगे, अभी हमने बताया इसका गठन कब किया गया। ठीक है, गठन कब किया, गठन करने के पश्चात 25 अगस्त 1949 को ये अपना प्रतिवेदन किसे देता है, भारत सरकार को क्या करता है, प्रेषित करता है। ठीक है, कौन, राधाकृष्णन कमीशन। और इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कमीशन में आयोग का प्रतिवेदन में किन बातों को ध्यान रखते हुए बात कही गई, किन चीज़ों को इसमें ऐड किया गया। आयोग ने तत्कालीन विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति, उसकी समस्याओं और अन्य पहलुओं को विस्तृत करना, उसका अध्ययन करना, उसमें विचार विमर्श करना, उनकी समस्याओं को जानना और उन समस्याओं का क्या करना, उचित समाधान करना। और उसके संबंध में इसने क्या किया, प्रश्नावली तैयार की, शिक्षा से जुड़े कितने 1000 व्यक्तियों के पास वह भेजा था। ठीक है, लेकिन वो 600 प्रश्नावली ही वापस आती है, उसके अनुसार ये क्या करते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्राध्यापकों और छात्रों से भेंट करके उनकी कठिनाइयों को समझाकर व उनकी मांगों को सुनकर उनके सुधार के संबंध में विचार लाते हैं और शिक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसका देखो अगर बात करूं तो 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन था ये। ठीक है, प्रथम खंड में 18 अध्याय थे। इसका जो राधाकृष्णन कमीशन था, ठीक है, आयोग था, इसके प्रथम खंड में कितने इंपोर्टेंट है, 18 कितने थे, अध्याय थे। यह प्रतिवेदन 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन था। द्वितीय खंड में कितने 1356 पृष्ठों वाला संपूर्ण प्रतिवेदन को तैयार करके 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने, राधाकृष्णन कमीशन ने। प्रथम खंड में कितने अध्याय, 18 अध्याय थे। ठीक है, कितने पृष्ठ थे, 747 पृष्ठ थे। द्वितीय खंड में 1356 पृष्ठ थे। और बताओ मुझे, और 1356 पृष्ठ थे, 1356 किसमें, द्वितीय खंड में। और इसने अपना प्रतिवेदन तैयार कब किया, 25 अगस्त 1949 को किया और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है। इस प्रतिवेदन में उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने हेतु उच्च शिक्षा के लगभग समस्त पहलुओं व बहुमूल्य सुझाव दिए गए। इस आयोग की प्रमुख सुझाव या संस्तुतियां क्या थी, आइए इसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो इस आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा की समस्याओं का गहन अध्ययन किया और संपूर्ण देश का भ्रमण किया तथा शिक्षकों एवं छात्रों का साक्षात्कार करके अपना प्रतिवेदन तैयार किया। और इस प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। ठीक है, इसने प्रश्नावली 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की, भ्रमण किया, ठीक है, साक्षात्कार किया। उसके अनुसार इसने क्या किया, अपना जो रिपोर्ट था वो भारत सरकार को कब, 25 अगस्त 1949 को सौंपते हैं, जिसमें क्या प्रमुख सुझाव रखे गए थे। आइए क्या क्या इसमें सुझाव थे, क्या क्या इस पर बात कहा गया। आयोग के विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य व उद्देश्य थे। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें रखा गया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए विश्वविद्यालय का। ठीक है, शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, फाइनेंस कैसा होना चाहिए और हायर एजुकेशन उसकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर की बात की इसने, ऑर्गेनाइजेशन की बात की और हायर एजुकेशन की बात की। ठीक है, संगठन और संरचना के बारे में बात कहा और उसका क्या मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए। ठीक है, और टीचिंग स्टैंडर्ड व अनुशासन व डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक का स्तर क्या होना चाहिए, वह उसका अनुशासन क्या होना चाहिए और उसी में शिक्षक वर्ग, वेतन, वर्गीकरण और प्रशिक्षण के बारे में। ठीक है, इसने क्या टीचर सैलरी, क्लासिफिकेशन और ट्रेनिंग के बारे में परिचर्चा की। शिक्षार्थी, स्टूडेंट, उनके कार्यों व उनके कल्याण के बारे में भी इसने सुझाव दिए। व्यावसायिक शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शिक्षा, हम नीचे सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। वाणिज्यिक शिक्षा
शिक्षा, विधि शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि के बारे में इसने सुझाव दिए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है देखो परास्नातक प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में। परास्नातक होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में इसने अपने सुझाव दिए। परीक्षा व मूल्यांकन, ठीक है, एग्जाम एंड क्या एवल्यूएशन कैसा होना चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटी हो गया, छात्रवृत्ति परीक्षाएं, स्कॉलरशिप एग्जाम और छात्रावास आवास के बारे में अपने क्या दिए, अपने सुझाव दिए। विधान हो गया, संगठन हो गया और इसका क्या नियंत्रण हो गया। ये सब किसके, राधा कृष्णन आयोग के इसने क्या दिए थे, इतने ये सुझाव दिए गए थे। तो इसने अगर बात को तो इसने ग्रामीण विश्वविद्यालय में रूरल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में इसने अपने क्या इसने अपनी सुझाव दिए थे उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। आयोग ने यह अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का लाभ केवल शहरी जनता को, जो कि संपूर्ण जनसंख्या की 1/4 से कम है, ठीक है, को ही मिल रहा है, जबकि 80% उसकी ग्रामीण जनता इसके लाभ से वंचित है। इस हेतु देश में ऐसे पुस्तकालय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जो क्या कर सके, उस समय की आवश्यकताओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके और ग्रामीण जनता को वह ज्ञान प्रदान कर सके और उनकी क्या कर सके, उन्नति कर सके। अतः इस संबंध में आयोग ने निम्न क्या दी, सिफारिशें दी। प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण क्या होगा, बताओ मुझे, एक ग्रामीण क्या सिपाही खोला जाएगा, ठीक है। केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी, का गठन किया जाएगा। इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। केंद्रीय परिषद ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्माण करेगी और प्रांतीय परिषद उस नीति के संदर्भ में क्या करेगी, अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था करेगी, ठीक है। आयोग ने क्या कहा, आयोग ने केंद्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके वृत्ताकार स्थिति में अनेक इसने सुझाव दिए और पूर्व क्या स्नातक कॉलेज बनाए जाने की इसने सिफारिश की, जिनमें से प्रत्येक कॉलेज में लगभग 300 तथा संपूर्ण विश्वविद्यालय में कितने 2500 छात्र करीब होने चाहिए या इतनी छात्र इनकी संख्या होनी चाहिए। आगे बात करें तो इन विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान आदि की यथेष्ट सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है, प्रयोगशाला होना चाहिए, खेल का मैदान होनी चाहिए और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, खेलने के लिए क्या होनी चाहिए, उपयुक्त क्या होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के विषय में अध्ययन के साथ इसने क्या किया, जो क्या थी, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान करने का शिक्षण भी किया जाए, इनकी भी इसने सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण विश्वविद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराना था और उन्हें हल करना सिखाना था, ठीक है। इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग प्राध्यापकों की नियुक्ति हो, पर इन सब के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय हो गए, चिकित्सालय हो गए और खेल के मैदान की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए, ऐसा स्थान इनके लिए बनाया जाए। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय में इसने इतनी क्या दी, अपनी सुझाव दिए। इसने अब देखो एम्स ऑफ क्या बोल रहा है कि एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में इसने क्या कहा, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय वातावरण के अतीत व वर्तमान परिस्थिति को, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कुछ विश्वविद्यालय शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए उनमें व्यक्तिगत के साथ राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखा गया था जो अग्रलिखित हैं। आइए जानते हैं एक एक करके कौन कौन से ऐसे इसने क्या रखे थे, उद्देश्य रखे थे जो इसने शामिल किए थे किसमें, विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नवीन विचारधाराओं को जन्म देना है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य है नवीन, जो आपके क्या है, नवीन विचारधाराएं हैं उनको जन्म देना है, ठीक है। हमारे विश्वविद्यालय को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय व उद्योग आदि क्षेत्रों का नेतृत्व कर सके, ठीक है। क्या बोला कि विश्वविद्यालय को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, मतलब कि शिक्षा का लेवल ऐसा होना चाहिए, उस शिक्षा को ग्रहण करके ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो राजनीति हो गए, प्रशासन हो गए, व्यवसाय हो गए, उद्योग आदि क्षेत्रों का क्या कर सके, लीडरशिप कर सके, नेतृत्व कर सके, ठीक है। इस शिक्षा द्वारा उन गुणों का विकास करना चाहिए जिनसे कि छात्र भविष्य में उत्तम नागरिक बनकर देश में प्रजातांत्रिक शासन को सफल बनाने में योगदान दे सके, ठीक है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो गुणों का विकास कर सके, छात्रों का क्या, गुणों का विकास कर सके, उत्तम नागरिक उसे बना सके जो भविष्य में क्या, प्रजातंत्रात्मक शासन को सफल बनाने में योगदान दे।
नेक्स्ट इसने क्या सुझाव दिया, नेक्स्ट इसने कहा कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो विश्वविद्यालय आयोग है इसने बोला जो स्टूडेंट है उनका जो मेंटली है, उनका फिजिकली, ठीक है, मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर का भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों में आध्यात्मिक जीवन का विकास भी करना चाहिए, जो क्या विश्वविद्यालय का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य न्याय हो गया, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना, ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, वह दूरदर्शिता को भावना का विकास करना व आदर्शों का संरक्षण करना होना चाहिए। ऐसी हमें क्या करना है, शिक्षा देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राधा कृष्णन आयोग की क्या है, सिफारिशें हैं, उसके ये सुझाव हैं। अब इसने देखो बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन व वित्तीय प्रबंधन के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में इसने क्या कहा, उच्च शिक्षा के प्रशासन व वित्त के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए थे। ठीक है, प्रशासन और वित्त के संबंध में आयोग ने क्या दिए, निम्नलिखित सुझाव दिए। आइए जानते हैं इसने क्या क्या सुझाव दिए थे। उच्च शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों का होना चाहिए, अतः उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। ठीक है, इसने भी क्या बोला, जो शिक्षा है, शिक्षा क्या होना चाहिए, उच्च शिक्षा जो होनी चाहिए, ठीक है, राज्य के उसमें भी होना चाहिए, केंद्र के उसमें भी होना चाहिए, समवर्ती सूची में। आपको पता है समवर्ती की सूची में ये शिक्षा किसका भाग है, समवर्ती सूची का भाग है। ठीक है, उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे और प्रांतीय सरकार उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा का क्या करे, व्यवस्था करे। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसने कहा विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए, जिसमें संबंध उनके अधिकार व कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित किए जाए। ठीक है, महाविद्यालय के प्रशासन का दायित्व कॉलेजों की प्रबंध समितियों को सौंपा जाए। ठीक है, कॉलेजों में एक प्रबंध समिति का गठन किया जाए और महाविद्यालय से जितने प्रशासन दायित्व हैं उन्हें कॉलेज के प्रबंध समितियों को सौंप दिया जाए। और उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकार क्या करेगी, संयुक्त रूप से वहन करेगी। ठीक है, बोला इसने जो उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार है, जो उच्च शिक्षा में जो क्या आएगा, खर्चा आएगा, जो व्यय आएगा, जो इन्वेस्ट होगा, उसका भार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों क्या करेंगी, संयुक्त रूप से वहन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विभिन्न मदों, भवनों, निर्माण और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए। क्या बोला विश्वविद्यालय आयोग ने कि जो विद्यालय में जो शिक्षा है बच्चों के लिए, क्या प्रयोगशाला, उसके लिए फंड की व्यवस्था की जाए, पुस्तकालय हो गया, वाचनालय हो गया, खेलकूद आदि के लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए क्या वित्त की व्यवस्था की जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, इसने सुझाव दिया कि शिक्षकों के वेतन तथा अन्य कार्यों के लिए अनुदान देना एवं महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में समरूपता स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक मदद करने वाले को आयकर में रियासतें दी जाए। ठीक है, देखो ये मैं इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट बना के आएगा तो कहीं से भी कोई आपके लिए क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, आवर्तक और अनावर्तक अनुदान गैर सरकारी कॉलेज को भी दिया जाए और आवर्तक अनुदान के लिए कुछ नियम बनाए जाएं और केवल उन्हीं कॉलेजों में इस कोटि का अनुदान दिया जाए जो इन नियमों का क्या करे, पालन करे। राज्य की सरकारें उच्च शिक्षा पर हुए समस्त व्यय का वहन करे। ठीक है, जो राज्य सरकार है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन पे जितना भी व्यय होगा उस समस्त व्यय का वहन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। और इसका अंतिम पॉइंट आपका 10वां है, 10 करोड़ रुपयों तक की धनराशि का प्रावधान आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाए जो उच्च शिक्षा के विकास पर व्यय हो। इसने बोला कि 10 करोड़ रुपए का क्या करना चाहिए, धनराशि व्यय किया जाए जो आगामी आने वाली पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्षों में एक साथ, 5 वर्षों में एक बार जो पंचवर्षीय योजना आती थी, तो उसमें अगले आने वाली पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपए की धनराशि शिक्षा पर खर्च किया जाए, ऐसा इसने कहा था। ठीक है, उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
हायर एजुकेशन, तो इसने उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन के बारे में क्या क्या सुझाव दिए। तो इसने निम्नलिखित सुझाव दिए। इसने बोला कि उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों पर किया जाए। स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया और अनुसंधान हो गया। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका अनुसंधान, आपका रिसर्च पीएचडी हो गया। ठीक है, स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया और आपका अनुसंधान पीएचडी वाला हो गया। ठीक है, इसने दूसरा पॉइंट बताया कि स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष और परास्नातक का पाठ्यक्रम कितना 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होगा और जो आपका पीजी है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो 2 वर्ष का होगा और जो आप शोध कार्य करोगे, आप पीएचडी करोगे, उसका कार्य भी कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। ये विश्वविद्यालय आयोग के ने क्या दिए थे, ऐसे सुझाव दिए थे हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाए। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है 3 वर्गों में किया जाना चाहिए। कला में हो गया, विज्ञान में हो गया और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में किया जाए। ठीक है, कला विज्ञान, ठीक है, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, व्यावसायिक और तकनीक आपका टेक्नोलॉजी में किया जाए। और इन वर्गों की शिक्षा हेतु कला विज्ञान और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से अलग अलग विभाग खोले जाए। ठीक है, अगर आपने बोला है कि इन जो उच्च शिक्षा है इसका वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाए, कला विज्ञान और व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा विभाग, तो इनके लिए क्या अलग अलग विभाग भी खोले जाए। और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को 6 वर्गों में इसने विभाजित किया। अब देखो, इसने जो व्यावसायिक शिक्षा है, तकनीकी जो शिक्षा, उसे इसने कितने 6 भागों में वर्गीकृत किया। आपसे पूछ लेगा कि राधाकृष्णन कमीशन ने व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है, तो इसने 6 वर्गों में विभाजित किया था। उसमें कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तकनीकी हो गया, चिकित्सा, कानून और शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, ये 6 भाग इसके क्या हैं, तकनीकी शिक्षा के इसके 6 वर्गों में इसने इसे विभाजित किया था। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबंध महाविद्यालय खोले जाए। ठीक है, जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, जो आपका क्या है, कॉमर्स, वाणिज्य है, आपका इंजीनियरिंग है, आपका टेक्नोलॉजी है, आपका चिकित्सा है, इनके लिए क्या शिक्षण प्रशिक्षण के लिए क्या स्वतंत्र संबंध महाविद्यालय खोले जाए। कृषि की उच्च शिक्षा व शोध कार्य हेतु अलग से कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए। ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय भी क्या किया जाए, उनका भी निर्माण किया जाए, उन्हें स्थापित किया जाए, उनसे संबंध में महाविद्यालय ने स्थापित किया जाए। और क्या उच्च शिक्षा की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भिन्न भिन्न पदनामों के साथ भिन्न भिन्न वेतन नाम निश्चित इनके किए जाए। ठीक है, तो ये इसने क्या बताए थे, शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में इसने क्या क्या अपनी सिफारिशें दी। अब हम जानेंगे मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसने शिक्षा का माध्यम, भाषा क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसने अपनी क्या सुझाव दिए, इसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोग ने शिक्षा के माध्यम से प्रश्न पर गहन अध्ययन किया। चूंकि ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद ही मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति अंग्रेजी संस्कृति व संस्कृति भारत के प्रशंसक थे, अतः उच्च शिक्षा में राष्ट्रभाषा हिंदी को माध्यम बनाने की मांग की इन अंग्रेज प्रस्थ लोगों के दबाव में दब गई थी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य आयोग के सचिव पद पर अंग्रेजी के प्रोफेसर का होना व अन्य सदस्यों में से कम 3 अंग्रेज व्यक्तियों का होना भी मुख्य कारण था। ठीक है, अब अंग्रेजियों के अधीन है भारत। ठीक है, इंग्लैंड राज कर रहा है, ब्रिटिश इस पे राज कर रहा है, तो उस समय ब्रिटिश शिक्षा चल रही थी, अंग्रेजी चल रही थी, जिससे हमारी जो मातृभाषा है, जो हिंदी है, उसे बन नहीं दिया गया। ठीक है, आयोग द्वारा इस संबंध में निम्न संस्तुतियां दी गई थी। आइए जानते हैं कौन कौन से इसने अपने सुझाव संस्तुतियां दी। तो इसने बोला उच्च शिक्षा का स्तर हिंदी को समृद्ध बनाने व उसका विकास करने हेतु स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है, हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान होगी तो क्षेत्र से मातृभाषा, मातृ से फिर आपका हिंदी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे मातृभाषा का क्या हो जाएगा, समृद्ध बनेगी। कला वर्ग के लिए कुछ विषयों की शिक्षा इन भाषाओं के माध्यम से देने की व्यवस्था इसने सुनिश्चित की थी। किसने, राधाकृष्णन आयोग ने। और देवनागरी लिपि के दोषों को शीघ्र दूर करके संघीय भाषाओं को देवनागरी लिपि
में लिखा जाए। विज्ञान और व्यावसायिक व तकनीकी वर्गों के विषयों की शिक्षा अभी संघीय भाषाओं के माध्यम से संभव न होने के कारण उनकी शिक्षा अभी अंग्रेजी माध्यम से ही दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली को अपनाने हेतु शब्दकोश बनाने का कार्य शुरू किया जाए, जिससे भविष्य में कला, विज्ञान और व्यावसायिक सभी वर्गों के सभी विषयों के छात्रों के लिए सभी विषयों में शिक्षा भाषाओं के लिए माध्यम का उन्हें शिक्षा दी जाए। इस प्रकार संघीय भाषाओं का विकास संभव है। नेक्स्ट है, इसने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा के शिक्षण के माध्यम के लिए व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित किया जाए, उसे लाया जाए, जिसमें बहुत सी कठिनाइयों के कारण संस्कृत नहीं हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाएं, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी, तीनों भाषाएं क्या होनी चाहिए, भाषा में इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। इस दिशा में प्रयास हेतु राज्य सरकार द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, कक्षा संघीय भाषा शिक्षण को लागू करने के लिए इसने अपने निश्चित कदम उठाए और उसे आवश्यक से समझा। ठीक है, नेक्स्ट, इसने माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी का शिक्षण पूर्व की भांति चलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसने माध्यम बताया कि क्या जो शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो राधाकृष्णन कमीशन ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा, कैसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो आयोग ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के साथ साथ इससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सुधार के सुझाव भी दिए हैं और दोनों स्तरों को विस्तृत पाठ्यक्रम योजना प्रस्तुत की। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में उनने अग्रलिखित सुझाव दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे, अग्रलिखित सुझाव दिए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई इशू, कोई परेशानी बताइए, नहीं तो आगे हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो इसने बोला स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए, इसमें कला विज्ञान संकायों को उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो कि 12 वर्ष तक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य संस्था से सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, देखो इजी, सारा इजी है, समझाने की जरूरत आपको ज़्यादा है नहीं। आप सभी क्या हैं, आप सभी छात्र अध्यापक हैं, तो सारा पीपीटी बना हुआ है आपके लिए। देखो इजी फॉर्मेट है साला, आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। 1.5 की स्पीड से आपको एक बार सुन लेना है। जैसे परीक्षा में आपको स्टेटमेंट देखेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, आप अच्छे आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, स्नातक स्तर पर सभी वर्गों कला विज्ञान व्यावसायिक का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए और उनमें छात्रों को अपनी रुचि और की आवश्यकता अनुसार क्या विशेष चयन की सुविधा दी जाए। ठीक है, क्या बोला कि जो स्नातक स्तर है सभी वर्गों में कला विज्ञान और व्यावसायिक का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए, उसे बड़ा किया जाए और छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, सब्जेक्ट दिए जाने चाहिए। छात्र को जो सब्जेक्ट चाहिए, उसे जो पढ़ना है उसे वो दिया जाए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है तो उसे वो देना है, उस पर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ग आप थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसने सुझाव दिया कि स्नातक स्तर पर सभी वर्गों कला विज्ञान व्यावसायिक सामान्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य किया जाए। इसने बोला स्नातक स्तर में क्या जो कला विज्ञान और वाणिज्यिक क्षेत्र के छात्र हैं उनके लिए क्या धार्मिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा क्या किया जाए, उनके लिए अनिवार्य किया जाए। सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में समन्वय किया जाए। बीए पास और बीए ऑनर्स के पाठ्यक्रमों में अंतर होना चाहिए। जो बीए पास है और जो बीए ऑनर्स है इनके पाठ्यक्रमों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए तथा यह पाठ्यक्रम स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का और ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए कितने वर्ष का होना चाहिए, बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, तो उनके लिए भी 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, देखो स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का गहन अध्ययन ही कराया जाए जिसमें विषय की शोध विधियों का ज्ञान व प्रशिक्षण अनिवार्य हो। पीएचडी की उपाधि के लिए कम से कम 2 वर्ष में कुछ अधिक समय तक अनुसंधान करना आवश्यक है। शोध कार्य उन्हीं छात्रों से कराया जाए जिनको शोध कार्य में रुचि है और शोध कार्य करने की बौद्धिक क्षमता उनके अंदर है। ठीक है, शोध कार्य उन्हीं
से कराया जाए जिनको उसमें क्या है, रुचि है। ठीक है, विज्ञान में अनुसंधान के लिए विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और छात्र की सामान्य रुचियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पाठ्यक्रम था। इसने शिक्षा का स्तर के संदर्भ में क्या कहा कि विश्वविद्यालय व उससे संबंध जो महाविद्यालय है उसमें प्रवेश के लिए जो निम्नतम योग्यता है इंटर पास होना चाहिए। उसकी निम्नतम आयु कितनी, 18 वर्ष तक हो। प्रत्येक प्रांत में क्या उचित प्रशिक्षण या शिक्षण एवं शिक्षण वर्ग के युक्त इंटरमीडिएट कॉलेज अधिक से अधिक संख्या में खोले जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसने अपना क्या दिया, अपना इसने सुझाव दिया कि स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास छात्रों में से केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए तथा भीड़ को रोकने हेतु शिक्षण विश्वविद्यालयों में कला व विज्ञान संकायों में छात्रों की अधिकतम संख्या को क्या 3000 और संबंध कॉलेजों में कितना 1500 निर्धारित की जाए। विश्वविद्यालय व उनसे संबंधित महाविद्यालय की दशा में सुधार किया जाए। उनमें प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और वाचनालय आदि की उनके लिए क्या की जाए, उचित व्यवस्था की जाए। शिक्षण विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों को छोड़कर कम से कम 180 कार्य दिवस होने चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने बोला कि शिक्षण विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों को छोड़कर शिक्षण का जो सत्र परीक्षा का जो दिवस है वो कितना, कम से कम 180 कार्य दिवस होने चाहिए। और भारतीय विश्वविद्यालय की उपाधियों का स्तर क्या ऊंचा उठाना चाहिए। और इसने नेक्स्ट पॉइंट अपना बताया कि निजी छात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। छात्रों के लिए व्याख्यान कक्षाओं की उपस्थिति के संबंध में प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। इस निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थित वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार स्नातक स्तर पर छात्रों की उपस्थिति क्या हो जाएगी, अनिवार्य हो। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए अध्ययन हेतु किसी भी पाठ्यक्रम के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसने अपना सुझाव दिया। इसने कहा शिक्षकों को अपने व्याख्यान ध्यानपूर्वक, परिश्रम व सतर्कता से तैयार करना चाहिए तथा ट्यूटोरियल कार्य में विशेष रुचि लेनी चाहिए। ट्यूटोरियल कार्य के लिए विशेष योग्य शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए जिससे छात्र सीधे शिक्षकों के संपर्क में आकर अपनी समस्या का हल कर सके। छात्रों के लिए अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान के छात्रों के लिए क्या सुसंपन्न प्रयोगशाला उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छा प्रयोगशाला होना चाहिए और अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। और स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाए जिनमें छात्र और शिक्षक एक स्थान पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर सके। और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार किया जाए, वे ऐसी हों जिनमें छात्रों की वास्तविक योग्यता व क्षमता का पता लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसने शिक्षक शिक्षा व शिक्षक कर्मचारियों के संदर्भ में इसने क्या अपने सुझाव दिए उसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सेशन है, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा ऐड किया हुआ है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में आपको उसके टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, क्योंकि देखो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सके जो क्या महंगी कोचिंग सेंटर में जा नहीं सकते, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें संसाधनों के अभाव है उन तक आप इसे पहुंचा दो, उनके लिए बेनिफिट हो गया है। ठीक है, फ्री देखो जो जहां चीज़ें फ्री मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये 101% सत्य है। लेकिन उन छात्रों को इसकी वैल्यू पता है जो क्या कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे पाते हैं, जिनके पास बुक्स परचेज करने के पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी PDF उन्हें भी पहुंचा दीजिए, मैं बाकी आपको क्या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। तो आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु क्या निम्न सुझाव इसने संस्तुतियाँ दी थी। ठीक है, इसने क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे, जिसमें पहला देखो विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और क्या बोला कि इंटरेस्ट फॉलोअर्स। ठीक है, इंटरेक्टर। ठीक है, अनुसंधान और अभिसदस्य के रूप में इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें वर्गित किया जाएगा। ठीक है, पदोन्नति का आभार शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापकों को उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या मिलनी चाहिए, उचित सुविधाएं होंगे, फंड होंगे, उनका कार्यकाल, अवकाश आदि के नियम स्पष्ट रूप से बताए जाए और इनका पालन किया जाए। ठीक है, जूनियर पदों के लिए लेक्चरर एवं इंस्ट्रक्टर के लिए क्या सीनियर पदों के लिए प्रोफेसर, रीडर
को क्या किया जाना चाहिए, इन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, जूनियर के लिए लेक्चरार हो गया जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता के लिए, और सीनियर के लिए आपको बताया प्रोफेसर। ठीक है, विश्वविद्यालय के समीप ही शिक्षक को रहने के लिए किराए पर आवासों की व्यवस्था की जानी चाहिए, और सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यतः 60 वर्ष होनी चाहिए, किंतु प्रोफेसर के संबंध में 64 वर्ष तक वृद्धि की अनुमति होनी चाहिए। शिक्षकों को अध्ययन हेतु एक बार में वर्ष की में पूर्ण सेवा अवधि में 3 वर्ष का अवकाश आधी वेतन पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिवस दिया जाना चाहिए। इसमें क्या ट्यूटोरियल कार्य के घंटे भी सम्मिलित हो। मास्टर डिग्री कक्षाओं और शोध छात्रों के निर्देशक के लिए कितना 12 से 15 घंटे इसमें क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। तो ये इसके क्या थे, प्रमुख सुझाव थे। अध्यापकों का प्रशिक्षण के बारे में इसने क्या कहा कि विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में भी सुझाव दिए, वह पर्याप्त अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण इनका किया जाए, जो क्या हो, अनुभवी हो। ठीक है, इनको ही क्या किया जाए, विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, और इनको विद्यालय में क्या पदोन्नति दी जाए। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को वरीयता देना चाहिए। ठीक है, जो अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे तो पुस्तकीय ज्ञान को वरीयता नहीं देना है, व्यवहारिक ज्ञान को क्या देना है, वरीयता देना है। ठीक है, शिक्षार्थी एवं उनके कार्य व कल्याण के बारे में इसने क्या सुझाव दिए, एक शिक्षार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल उन्हीं छात्रों को ग्रहण करनी चाहिए जो उसके योग्य हों। साथ ही साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भी छात्रों का क्या प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही करना चाहिए। आयोग ने साधन विहीन, निर्धन किंतु प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश भी की थी। ठीक है, देखो उच्च शिक्षा उसे ही ग्रहण करनी चाहिए जो उसके योग्य हैं, और जो छात्रवान है, प्रतिभावान है, उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्या छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक संस्थाओं में एनसीसी की स्थापना की जाए। ठीक है, जो छात्र एनसीसी दल के सदस्य न हो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग अनिवार्य कर दिया जाए, उनके लिए स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, तथा खेलकूदों को समुचित व्यवस्था दी जाए। राजनीति से छात्रों को दूर रखने के लिए आयोग ने कहा कि छात्र संघों को राजनीति में न पढ़ने दिया जाए। अच्छे तथा समुचित रूप से व्यवस्थित छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या राधाकृष्णन आयोग के बारे में जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण था हमने परिचर्चा की है। हम एक वीडियो और लाएंगे इसकी, जिसमें हम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, खाली जितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये पूरा आपके लिए पूरा व्याख्यात्मक रूप में आपका बेस तैयार कर दिया है हमने। एक वीडियो और लेके आऊँगा जो फास्ट रिविजन के नाम से होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को सेलेक्ट कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।